नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम पदार्थ के रूप में जानते हैं। इन सभी पदार्थों को श्रेणीबद्ध करते हुए विज्ञान में रसायन विज्ञान के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ, दूसरे हैं मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को भी आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है तत्व और दूसरा है यौगिक। और मिश्रित पदार्थों को विलयन और ठोस मिश्रित पदार्थों के रूप में और गैसीय मिश्रित पदार्थों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो शुद्ध पदार्थ हों चाहे मिश्रित पदार्थ हों, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। इन सूक्ष्म कणों को ही वैज्ञानिकों ने परमाणु का नाम दिया है। आइए देखते हैं आपकी पुस्तक में क्या लिखा है। हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं जो विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, हमने बोला कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, कण से मिलकर बना है। तो जो कण है उस कितना छोटा कण है जिनसे मिलकर वह पदार्थ बना हुआ है। जैसे कोई दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है तो ईंट का आकार एक निश्चित होता है ना, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए वह कण जिससे कोई पदार्थ बना होता है वह कितना बड़ा होता है, इसे देखने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है। क्रियाकलाप 1, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के 2 या 3 क्रिस्टल 100 ml पानी में घोल लें। घोल के रंग को ध्यान से देखें। ठीक है, जब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में दिया है, ये जो सादा पानी है इसमें हमने 2 कण जो है पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। पानी का रंग गहरा बैंगनी हो गया। अब इस में से हमने 10 ml पानी को निकाला इस 100 ml में से। ठीक, और उसको हमने इस 100 ml साफ़ पानी में डाला तो यहाँ पर हल्के बैंगनी रंग का साफ़ पानी हमको प्राप्त हुआ। फिर इसमें से हमने 10 ml निकाला और उसे दूसरे 100 ml साफ़ पानी के बीकर में डाला। धीरे धीरे हम इस क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक बार 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट युक्त जल को जब हम 100 ml साफ़ पानी में डालते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे इसका रंग हल्का होता जाता है। लेकिन जब हमने यह क्रियाकलाप 5वीं बार किया है तब भी यहाँ पर पूरी तरीके से बैंगनी रंग गया नहीं है, अर्थात अभी भी इस जल के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के कण उपस्थित हैं। मतलब जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 हमने कण डाले थे जो कि हमको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे थे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में गिरते हुए ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण हैं 2-3, उनको हमने डाला था अपने पहले बीकर में। ठीक, वहाँ पर जो है कण 5वें बीकर तक भी जा रहे हैं और ये जो छोटे कण हैं, छोटे टुकड़े हैं, वो इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं कि घोल में वह चारों तरफ विस्तृत हो गए हैं। ठीक, तो तनु घोल के रंग को देखने के लिए परखनली के पीछे सफ़ेद कागज़ रखकर देखिए एवं तुलना करने के लिए एक परखनली में सादा पानी भी लीजिए। अगर आपको यह रंग अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको सादे पानी के साथ में तुलना करके देख सकते हैं कि सादे पानी का रंग कैसा है। वैसे यहाँ पर भी हम तुलना कर सकते हैं। ये साफ़ पानी है और ये पोटेशियम परमैंगनेट के न्यूनतम कण, तनु विलयन का अर्थ है कि वहाँ पर कम से कम कण पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थित हैं। ठीक, अब देखते हैं अगले। इस क्रियाकलाप में आपने अवलोकन किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी की बहुत अधिक मात्रा को रंगने के लिए पर्याप्त हैं। सोचिए, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और वो कितने सूक्ष्म होंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली कक्षा में विलयन के बारे में पढ़ा है। किसी विलयन के अंदर में विलेय और विलायक मिलके विलयन बनाते हैं। यहाँ पर अभी हमने किस चीज़ का विलयन बनाया है, पोटेशियम परमैंगनेट का और जल का। तो इस विलयन जो विलेय होता है वो विलायक के अंदर घुल जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो गया, छोटे छोटे कणों में टूटकर उस जल के अंदर में घुल गया है। इसीलिए अब उसके जो क्रिस्टल हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जल का जो बदला हुआ रंग है
वो हमें पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति का आभास करा रहा है। जो आखिरी बीकर था जिसका रंग हल्का बैंगनी था, वह हमें यह बताता है कि उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के सूक्ष्म कण अभी भी उपस्थित हैं। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का उससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को आप अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है कि उससे सूक्ष्म कण उस पदार्थ का, यानी पोटेशियम परमैंगनेट या कोई भी अन्य पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उससे सूक्ष्म उसका दूसरा कण हो नहीं सकता। पदार्थों के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, अणु तथा परमाणु। ठीक है। परमाणु एक आधारभूत बुनियादी कण है। यहाँ पर अणु और परमाणु में क्या अंतर है कि जितने भी अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है। लेकिन परमाणु जो होता है वो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है किसी भी पदार्थ की। मतलब सबसे सूक्ष्म इकाई किसी भी पदार्थ की क्या होगी? वो परमाणु होगा। और परमाणु आपस में संक्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व के अणु होते हैं और दूसरे यौगिक के अणु होते हैं। तो अणु में 2 प्रकार पाए जा सकते हैं, किंतु परमाणु सदैव जो है किसी भी पदार्थ का एक ही प्रकार का परमाणु होता है। परमाणु एक आधारभूत बुनियादी कण है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। परमाणु एक आधारभूत बुनियादी कण है। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। सदियों से परमाणु को समझने के लिए प्रयास किए जा चुके हैं। परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुँचे, आइए इसे जानें। यहाँ पर देखिए एक स्टोरी दी हुई है जिसमें परमाणु के बारे में कैसे कैसे जानकारियाँ मनुष्य ने एकत्र की हैं उसके बारे में बताया गया है। परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी। परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है, जो ईसा के 500 वर्ष पूर्व से शुरू हुई है। भारतीय महर्षि कणाद ने प्रतिपादित इसे किया था। ठीक है। इसी के आधार पर हम जो है परमाणु को क्या कहते हैं? कण भी कहते हैं, कणाद के नाम पर ही, है ना। यदि हम पदार्थ यानी द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो वह हमें छोटे छोटे कणों के रूप में प्राप्त होगा। यह जो अवधारणा है वो किसने दी है? कणाद ने दी है। कभी कभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यह पूछ देता है कि पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित करने पर एक सीमा तक ही हमें वह कण प्राप्त होंगे। यह अवधारणा किसने दी है? तो ये जो है हमें कणाद के द्वारा प्राप्त अवधारणा है। एक ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस ने और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इस बारे में सोचना शुरू किया। कणाद जो है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के बारे में सोचा, है ना। लेकिन उन्होंने उसे परमाणु नाम न देके कण नाम दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु को अगर हम तोड़ते जाएं तो वह वस्तु हमें अंततः इतने सूक्ष्म कणों के रूप में प्राप्त होगी कि हम उसको और ज़्यादा सूक्ष्म कणों के रूप में विभाजित नहीं कर सकते। आगे उन्हीं के जो उनके द्वारा दिया गया थ्योरी थी उसका अध्ययन करके एक ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस और उनके विद्यार्थी थे डेमोक्रिटस, इन्होंने इसके बारे में थ्योरी को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। मतलब एक ढंग से उन्होंने क्या किया, कणाद की जो परिभाषा थी उसको उन्होंने अपने शब्दों में थोड़ा सा अदल बदल करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज़ क्या हुई, डेमोक्रिटस ने उसे एक नाम दिया। वह नाम था एटमॉस। एटमॉस शब्द से ही एटम शब्द निकला है। डेमोक्रिटस ने उसे एटमॉस कहा, अर्थात जिसे और नहीं तोड़ा जा सके। तो एटम का अर्थ आप समझ गए होंगे। एटम क्यों कहा जाता है परमाणु को? क्योंकि उसे और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। और हिंदी में इसे कहते हैं परमाणु। परमाणु का विच्छेद करेंगे तो परम अणु, वह अणु जिसे और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। मतलब जो डेमोक्रिटस और उनके जो गुरु थे ल्यूसिपस, उन दोनों ने मिलकर यह कहा कि सारी दुनिया का निर्माण परमाणुओं से ही हुआ है। सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता।
उन्हें जांचने के लिए विभिन्न प्रयोगों, विश्लेषणों, तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है। चूँकि डेमोक्रिटस के पास कोई आधार नहीं था, इसीलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो पाया। ठीक है, तो डेमोक्रिटस ने जो परमाणु को नाम दिया और यहाँ पर जो एक परिभाषा दी, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हो सकी क्योंकि उनके पास उस समय प्रयोग करने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो परमाणुओं से बनी हैं। इन्होंने भी डेमोक्रिटस की जो वक्तव्य था उसको अपनी किताब में प्रेषित किया। आगे है, ल्यूकेरियस ने भी चीज़ों की प्रकृति नामक कविता में परमाणु संबंधित बात की। देखो, अभी तक जो है सारा कुछ शब्दों में मतलब कथन के रूप में कहा जा रहा था, लेकिन ल्यूकेरियस नामक एक व्यक्ति था जिसने अपनी कविता, जिसका नाम चीज़ों की प्रकृति थी। क्या था उनकी कविता का नाम? चीज़ों की प्रकृति। इसमें जो है परमाणु संबंधित बात की थी, है ना। तो अगर पूछा जा सकता है कि 3 प्रश्न निकलते हैं, किस व्यक्ति ने अपनी कविता में परमाणु के संबंधित बात की, तो वो थे ल्यूकेरियस, है ना। और उनकी कविता का क्या नाम था? चीज़ों की प्रकृति। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीकी के विकास के कारण बल मिला। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी तक लगभग यही काम चलता रहा कि पदार्थों को तोड़ने से सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है ना। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का अर्थ यह है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है उसमें जितने भी पदार्थ रहते हैं उनका जितना भी द्रव्यमान रहता है कणों का, उसके वो द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही रहता है। ठीक है, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। वर्ष 1799 में प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम भी इसी आधार पर आया। ठीक है, प्राउस्ट के स्थिर अनुपात के नियम का अर्थ ये था कि जो भी पदार्थ होते हैं वो सदैव स्थिर अनुपात में ही आपस में क्रिया करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 बोल रहे हैं इसको। 2:1 का अर्थ यह है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का, ये दोनों आपस में मिलके H2O अर्थात जल का यौगिक बनाते हैं। ये जो अनुपात है 2:1, वह किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है। आप किसी भी स्रोत से जल को लीजिए, चाहे वो आप अपने घर में आने वाले नल का पानी लीजिए, समुद्र का जल लीजिए, वर्षा का जल लीजिए, किसी नदी, तालाब, कुएं, पोखर का जल लीजिए, सभी स्थानों से प्राप्त जल में H2O अर्थात 2:1 में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में समन्वय करेंगे। ठीक है, जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिक में भारानुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है ना। यहाँ पर द्रव्यमान का जो स्थिर अनुपात का नियम था वो यहाँ पर एक ढंग से सामने आ रहा है। भार को कुछ द्रव्यमान से भी रिलेटेड माना जाता है, तो भार अनुसार तत्वों का अनुपात सदैव क्या होगा? निश्चित होगा। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा एवं विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए किए गए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने में बड़ी मदद की। ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने बताया कि सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे जॉन डाल्टन। ठीक, जॉन डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में किताब द न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी के रूप में प्रकाशित किया और इसी न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी पुस्तक में डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना की गई है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम डाल्टन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।